नमस्कार दोस्तों, यूरोफाइटर टाइफून फिर से राफेल से हार गया और इसे हराया है खुद इसकी डेवलपमेंट में शामिल जर्मनी ने, वो भी एक छोटी सी घटना की वजह से। राफेल के कंपैरिजन में टाइफून कितना पावरफुल है और किन वजहों से भारत ने ज्यादा स्पीड वाले टाइफून की जगह पर राफेल को चुना, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या कोई देश एक कंपैरेटिवली छोटी सी घटना के चलते अपने ही फाइटर जेट की सेल को रुकवाकर, यानी अपना ही नाम खराब करके और अपना ही बड़ा नुकसान करवाकर अपने कॉम्पिटिटर के फाइटर जेट की सेल को बढ़ावा देता है? आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ठीक ऐसा ही जर्मनी ने किया है। सऊदी अरेबिया जो पहले से ही 72 टाइफून जेट्स को ऑपरेट कर रहा है, जब उन्होंने फॉलो अप ऑर्डर्स के तहत 48 और टाइफून जेट्स को खरीदने की मल्टी बिलियन डॉलर्स की बड़ी डील करनी चाहिए, तो जर्मनी ने इस डील पर वीटो कर दिया, यानी इसे रोक दिया। यूरोफाइटर टाइफून को यूके, जर्मनी, इटली व स्पेन ने मिलकर बनाया है। काफी समय से टाइफून को बेचने की कोई बड़ी डील नहीं हो पाई थी और जैसे तैसे यूके ने इस डील को फाइनल करवाया था। इस डील के नहीं हो पाने से अकेले यूके में ही 6000 लोगों की जॉब जा रही है। BAE सिस्टम्स की प्रोडक्शन लाइन क्लोज हो जाएगी। लाख कोशिश करने पर भी जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज नहीं मान रहे हैं। थक हार कर सऊदी अरेबिया भी अब टाइफून के कॉम्पिटिटर यानी राफेल को ही खरीदने पर मजबूर हो गया है। यानी इस डील के लिए सारी मेहनत की यूके ने, लेकिन फायदा मिल रहा है फ्रांस को। अच्छा, अब जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, यानी कि जर्मनी ने टाइफून की सऊदी अरेबिया को सेल करने की डील को क्यों रोका। जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए जिसके लिए जर्मनी अपना इतना बड़ा नुकसान उठाने से भी पीछे नहीं हटा और अपने टाइफून जेट के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी राफेल को बैठे बिठाए इतनी बड़ी डील सौंप दी। तो जर्मनी ने इसके पीछे यह कारण बताया है कि सऊदी अरेबिया पर आरोप है कि उन्होंने एक जर्नलिस्ट को 2018 में इस्तांबुल में सऊदी अरेबिया के कॉन्सुलेट में मार दिया था। क्या यह जर्नलिस्ट जर्मनी का था? नहीं, यह जर्नलिस्ट जिसका नाम जमाल खशोगी था, वह भी सऊदी अरेबिया से ही ताल्लुक रखता था, वह जर्मन नहीं था। जहां यह घटना हुई वो भी जर्मनी नहीं है, यानी इस्तांबुल जो तुर्की की एक सिटी है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया पर तो दुनिया भर के कई देशों के विद्रोहियों को सपोर्ट करने के आरोप बहुत पहले से लगते आ रहे हैं, लेकिन तब तो जर्मनी ने कभी भी इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं दिखाया। दोस्तों, राफेल और यूरोफाइटर टाइफून की कैपेबिलिटीज को कंपेयर करें तो दोनों के एम्प्टी वेट, इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी, पेलोड कैपेसिटी व रेंज में काफी कम अंतर है। अगर बड़े डिफरेंसेस की बात करें तो टाइफून में ज्यादा पावरफुल इंजन्स लगे हैं। इसके दोनों इंजन्स की टोटल थ्रस्ट 180 किलो न्यूटन है, जो राफेल की टोटल थ्रस्ट यानी 150 किलो न्यूटन से कहीं ज्यादा है। टाइफून की टॉप स्पीड भी लगभग 2400 किलोमीटर पर आवर है, जो राफेल की 2100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा है। वहीं राफेल की बात करें तो इसका AESA रडार, इसके एवियोनिक्स और इसका स्पेक्ट्रा काउंटर मेजर सिस्टम इसे यूरोफाइटर टाइफून से कहीं ज्यादा एडवांस्ड और सुपीरियर बना देता है। मिसाइल्स के पैकेज की बात करें तो दोनों ही फाइटर जेट्स में लगभग एक जैसी मिसाइल्स लगी हुई हैं। दोनों ही जेट्स में डेल्टा विंग डिजाइन के साथ साथ कनार्ड विंग्स का भी इस्तेमाल किया गया है। जहां राफेल में बड़े साइज के लगभग हॉरिजॉन्टली माउंटेड कनार्ड विंग्स को लगाया गया है, जो कम स्पीड पर भी अच्छी लिफ्ट और हाई एंगल ऑफ अटैक की सुविधा देती हैं। तो वहीं टाइफून में कनार्ड विंग्स छोटे आकार की, फ्यूसेलाज में काफी आगे व नीचे की तरफ मुड़ी हुई लगाई गई हैं, जिससे काफी तेज स्पीड में भी टर्न्स लेने में सहायता होती है। टाइफून को रूस के फ्लैंकर सीरीज के एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट्स को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया गया था। वहीं राफेल को एक ट्रू ऑलराउंडर के रूप में तैयार किया गया था, जिससे एक ही फाइटर जेट अलग अलग तरह के मिशंस को पूरी एक्यूरेसी के साथ पूरा कर सके। राफेल के इंजन्स के बीच में थोड़ी स्पेस भी मौजूद है, जहां पर यह हैवी न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है। ओवरऑल दोनों ही फाइटर जेट टाइफून व राफेल लगभग एक जैसी काबिलियत रखते हैं। हालांकि राफेल थोड़ा सस्ता होने के कारण एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। दोस्तों, एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि भारत ने टाइफून को छोड़कर राफेल क्यों चुना।
देखिए, राफेल और यूरोफाइटर टाइफून दोनों को एमआरसीए डील के तहत इंडियन एयरफोर्स के सामने रखा गया था। सभी टेक्निकल, पॉलिटिकल व फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर परखने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने यूरोफाइटर टाइफून की जगह पर राफेल को चुना था। इसके पीछे की वजहों पर नजर डालें तो वो थी राफेल का यूरोफाइटर टाइफून से लगभग 25% सस्ता होना। यूरोफाइटर टाइफून एक बेहतरीन एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है, लेकिन इस तरह के मिशंस के लिए तो भारत के पास पहले से ही लगभग 260 सुखोई 30 MKI जेट्स मौजूद हैं। भारत को एक ट्रू मल्टी रोल फाइटर जेट चाहिए था जो एयर सुपीरियरिटी रोल के साथ साथ जमीन पर मौजूद दुश्मन के स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर पूरी एक्यूरेसी के साथ अटैक कर सके, जरूरत पड़ने पर एंटीशिप मिशंस को भी पूरा कर सके व जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सके। इन मल्टी रोल कैपेबिलिटीज में यूरोफाइटर टाइफून राफेल से पीछे रह गया। अगर सिर्फ एयर सुपीरियरिटी पैरामीटर पर चुना जाना होता तो राफेल की जगह पर यूरोफाइटर टाइफून को ज्यादा अंक मिलते। इसके अलावा दूसरे रीजंस की बात करें तो राफेल के लिए हमें सिर्फ फ्रांस से ही डील करना पड़ा, जबकि यूरोफाइटर टाइफून के लिए हमें यूके, जर्मनी, इटली और स्पेन के साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ते। यूरोफाइटर टाइफून के स्पेयर पार्ट्स इन्हीं 4 देशों में अलग अलग जगहों पर बनते हैं। ऐसे में अगर इन चारों में से कोई एक देश भी अपनी पॉलिसी चेंज कर देता है या भारत से किसी बात पर नाराज हो जाता है तो वह भारत को स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई में आनाकानी करके यूरोफाइटर टाइफून के बेड़े को ग्राउंडेड करवाने की प्रॉब्लम भी तैयार कर सकता था। इससे फ्यूचर में नए चैलेंजेस के अनुसार अपग्रेड करवाने में भी बहुत परेशानी आती। जर्मनी द्वारा सऊदी अरेबिया को यूरोफाइटर टाइफून नहीं बेचने देने का एग्जाम्पल तो हमारे सामने है ही। इसके अलावा यूरोफाइटर टाइफून लेने पर इसको बनाने वाले चारों देशों से हमें अपने एरोस्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में कोई सहायता नहीं मिलती, जबकि राफेल लेने पर हमें न सिर्फ इंजन टेक्नोलॉजी में असिस्टेंस मिल रहा है बल्कि दसॉल्ट एविएशन अब कई दूसरे एयरक्राफ्ट्स के पार्ट को भारत में ही बनवा रहा है। इससे हमारा एरोस्पेस इकोसिस्टम भी आगे बढ़ रहा है और इस फील्ड में भी भारतीय इंजीनियर्स तैयार हो रहे हैं। पॉलिटिकल रीजंस की बात करें तो फ्रांस को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में वीटो राइट्स मिले हुए हैं। ऐसे में कई इश्यूज पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में फ्रांस का साथ मिलने पर भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाते हैं, जबकि यूरोफाइटर टाइफून लेने पर हमें यह सहूलियत नहीं मिलती। टाइफून बनाने वाले 4 देशों में से सिर्फ यूके के पास वीटो राइट्स हैं, लेकिन दूसरे पार्टनर्स भी शामिल होने के कारण भारत यूके पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में सहयोग करने के लिए उतना दबाव नहीं डाल पाता। इन्हीं सब रीजंस की वजह से भारत ने यूरोफाइटर टाइफून की जगह पर फ्रांस से राफेल खरीदना ही बेहतर समझा। देखिए, कोई भी फाइटर जेट शुरुआत से ही परफेक्ट नहीं होता है। समय के साथ साथ इसमें अपग्रेड्स करने पड़ते हैं और इसकी कमियों को दूर करते हुए नए फीचर्स, नई कैपेबिलिटीज को जोड़ना पड़ता है। F-16 जेट भी जब नया तैयार हुआ था तो यह ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। कितनी ही बार इसके एयरफ्रेम में चेंजेस किए गए, एवियोनिक्स बदले गए, रडार तक को बदला गया, यहां तक कि इंजन्स भी कई बार बदले गए, तब जाकर F-16 एक बेहतरीन फाइटर जेट बन पाया। जैसे जैसे F-16 के नए कस्टमर्स मिलते गए और ज्यादा नंबर में F-16 बनाए जाने लगे तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट भी कम होती गई और नए अपग्रेड्स के लिए ज्यादा बजट भी मिलता गया। जर्मनी ने जिस तरह से सऊदी अरेबिया को टाइफून जेट बेचने पर रोक लगा दी है, वो भी तब जबकि सऊदी अरेबिया टाइफून जेट का एग्जिस्टिंग कस्टमर है। सऊदी अरेबिया पहले खरीदे गए 72 टाइफून जेट्स को ऑपरेट कर रहा है। ऐसी घटनाएं फ्यूचर में भी किसी और देश को यूरोफाइटर टाइफून खरीदने से रोकेंगी। उन्हें पता रहेगा कि भले ही टाइफून एक बेहतरीन फाइटर जेट क्यों ना हो, लेकिन एक सप्लायर देश रिलायबल नहीं है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जर्मनी के इसी अड़ियल रवैये से भारत भी परेशान रहता है। कभी जर्मनी सबमरीन्स के इंजन्स को बेचने को तैयार हो जाता है, फिर बाद में मना कर देता है। भारत चाइना को काउंटर करने के लिए ऊंचे माउंटेन्स के हिसाब से जो 25 से लेकर 30 टन वेट कैटेगरी का लाइट टैंक बना रहा है,
उसके लिए जर्मनी की ही एक कंपनी ने अपने इंजन्स बेचने का प्रपोजल रखा था, लेकिन यहां भी जर्मनी की गवर्नमेंट के द्वारा सहयोग नहीं करने की वजह से भारत के लाइट वेट टैंक का डेवलपमेंट फेज लंबा खिंचता गया और फाइनली अब भारत अमेरिका की कमिंस कंपनी से लाइट वेट टैंक के इंजन्स खरीद रहा है। जर्मनी की तरफ से पहले चाइना को भी डीजल सबमरीन्स के इंजन बेचने का प्रपोजल दिया गया। जब चाइना ने इन्हीं डीजल इंजन्स पर बेस्ड सबमरीन्स को बेचने के लिए थाईलैंड और पाकिस्तान समेत कई देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अचानक जर्मनी की गवर्नमेंट की तरफ से इंजन्स की सप्लाई रोककर चाइना के द्वारा दूसरे देशों के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल करवा दिया। यानी कुल मिलाकर कहें तो जर्मनी के इंजन्स और उनके इक्विपमेंट्स अच्छे तो होते हैं, लेकिन वहां की गवर्नमेंट का मूड रिलायबल नहीं होता है। दोस्तों, आपकी राय में क्या भारत ने राफेल खरीद कर ठीक किया, या हमें यूरोफाइटर टाइफून या कोई और अमेरिकन फाइटर जेट खरीदना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।